द नॉलेज नेक्सस में आपका स्वागत है। अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। और हाँ, इस टेस्ट की फ्री पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, तो ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। चलिए आज का ज्ञान का सफर शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल हिमालय की पर्वत श्रेणियों के बारे में है। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन आई है, मुख्य हिमालय की संरचना में ग्रेनाइट और नीस जैसी आग्नेय और कायांतरित चट्टानें पाई जाती हैं। और कथन आई है, हिमालय की ऊंचाई पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर बढ़ती है। आपके विकल्प हैं ए केवल आई, बी केवल आई, सी आई और आई दोनों, या डी न तो आई और ना ही आई। ये एक अच्छा सवाल है। तो इसका सही जवाब है ए, यानी केवल आई। केवल आई। हाँ, देखिए, पहला कथन तो एकदम सही है। हिमालय का जो कोर हिस्सा है, जो सबसे अंदरूनी भाग है, वो ग्रेनाइट और नीस जैसी बहुत पुरानी, बहुत मजबूत चट्टानों से बना है। लेकिन जो दूसरा कथन है वो गलत है। असल में होता यह है कि हिमालय की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर बढ़ती है, घटती नहीं। उल्टा है मतलब। बिल्कुल। इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी चोटियां हैं। ये सब दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां हैं और ये हिमालय के पूर्वी और मध्य भाग में ही मिलती हैं। समझ गया। चलिए अब प्रायद्वीपीय पठार की तरफ चलते हैं। अगला सवाल मालवा पठार के बारे में है। कौन सा कथन सही है? ए, ये पूरी तरह से अवसादी चट्टानों से बना है। बी, यहाँ की नदियां खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। सी, ये लावा निर्मित पठार है और यहाँ काली मिट्टी की अधिकता है। या डी, ये भारत का सबसे ऊंचा पठार है। इसका सही जवाब है सी, लावा निर्मित पठार। जी, मालवा का जो पठार है वो बेसाल्टिक लावा के प्रवाह से बना है। मतलब लाखों साल पहले यहाँ दरारों से लावा बहकर फैला था। अच्छा। और फिर लाखों सालों में जब इस लावा का अपक्षय हुआ, मतलब जब ये चट्टानें टूटी, तो उससे बहुत ही उपजाऊ काली मिट्टी बनी। इसीलिए पूरा इलाका काली मिट्टी के लिए जाना जाता है। बहुत बढ़िया। अगला सवाल एक बहुत ही खास भू आकृति पर है, करेवा। ये करेवा भारत के किस क्षेत्र में खास तौर पर पाए जाते हैं? ए, उत्तर पूर्वी हिमालय। बी, कश्मीर हिमालय। सी, हिमाचल उत्तराखंड हिमालय। या डी, प्रायद्वीपीय भारत। इसका सही जवाब है बी, कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय। हाँ, करेवा बहुत ही खास तरह के निक्षेप हैं। ये असल में झील के निक्षेप हैं, मतलब लकस्ट्रीन डिपॉजिट्स, जो आपको सिर्फ कश्मीर हिमालय में मिलेंगे। झील के निक्षेप। जी, और इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये केसर, जिसे हम ज़ाफ़रान भी कहते हैं, उसकी खेती के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। वाह। चलिए अब मैदानों की बात करते हैं। उत्तर के विशाल मैदान का एक उप विभाजन है भाबर। तो सवाल यह है कि भाबर की मुख्य विशेषता क्या है? ए, यह सबसे उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। बी, यहाँ नदियां धरातल पर अदृश्य हो जाती हैं। सी, यहाँ पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। या डी, ये दलदली और वनाच्छादित क्षेत्र है। इसका सही विकल्प है बी, यहाँ नदियां अदृश्य हो जाती हैं। हाँ। ये तो बड़ा दिलचस्प है ना? होता यह है कि जब नदियां शिवालिक की पहाड़ियों से नीचे उतरती हैं, तो अपने साथ लाए गए भारी कंकड़ पत्थर वो फुटहिल्स में जमा कर देती हैं। इसी कंकड़ पत्थरों वाले क्षेत्र को भाबर कहते हैं। और इन पत्थरों के बीच इतनी ज्यादा जगह होती है कि जो छोटी नदियां हैं वो इनकी सतह के नीचे से बहने लगती हैं। अच्छा, मतलब ऊपर से दिखाई नहीं देती? बिल्कुल, वो बस दिखना बंद हो जाती हैं। समझ गया। अब आते हैं उस जगह पर जहां भारत के दो किनारे मिलते हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु कौन सा है? ए, अन्नामलाई पहाड़ियां। बी, नीलगिरी पहाड़ियां। सी, कार्डमम पहाड़ियां। या डी, पालनी पहाड़ियां। इसका उत्तर है बी, नीलगिरी पहाड़ियां। नीलगिरी। हाँ, नीलगिरी की पहाड़ियां एक गांठ की तरह, एक नोड की तरह काम करती हैं, जहां पश्चिम से पश्चिमी घाट और पूर्व से पूर्वी घाट आकर मिल जाते हैं। तो एक तरह का जंक्शन है ये। एकदम। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भौगोलिक मिलन बिंदु है और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है। ठीक है। और इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल, भारत के प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विकल्प हैं ए, गुरु शिखर। बी, अनाईमोडी। सी, धूपगढ़। या डी, महेंद्रगिरी।
इसका सही जवाब है बी, अनाईमुडी। अनाईमुडी। जी, अनाईमुडी, जिसकी ऊंचाई करीब 2695 मीटर है, ये अन्नामलाई की पहाड़ियों में है और ये सिर्फ प्रायद्वीपीय पठार की ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। बहुत खूब। अब चलते हैं भारत के सबसे पुराने पर्वतों में से एक की ओर। अरावली पर्वत के बारे में इन कथनों पर विचार करें। कथन आई, यह विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। कथन 2, इसका विस्तार केवल राजस्थान और गुजरात राज्यों में है। आपके विकल्प हैं ए केवल आई, बी केवल 2, सी आई और 2 दोनों, या डी न तो आई और नहीं 2। इसका उत्तर होगा ए, केवल आई। केवल आई, मतलब दूसरा कथन गलत है। हाँ, बिल्कुल। पहला कथन पूरी तरह सच है। अरावली एक बहुत प्राचीन वलित पर्वत है जो अब अपरदन की वजह से घिसकर अवशिष्ट अवस्था में है। लेकिन दूसरा कथन गलत है क्योंकि इसका विस्तार सिर्फ गुजरात और राजस्थान तक ही नहीं है। ये गुजरात से शुरू होकर राजस्थान और हरियाणा होते हुए दिल्ली तक फैला हुआ है। अच्छा, दिल्ली तक। चलिए, अगला सवाल। प्रायद्वीपीय पठार का वो हिस्सा जो मेघालय में स्थित है क्या कहलाता है? ए मिकिर पहाड़ियां, बी शिलोंग पठार या कार्बी एंगलोंग पठार, सी मिजो पहाड़ियां या डी पटकई बूम। इसका सही उत्तर है बी, शिलोंग पठार, जिसे कार्बी एंगलोंग पठार भी कहते हैं। ये तो बहुत से लोगों को कंफ्यूज करता है। ये बहुत ही रोचक तथ्य है। भूगर्भीय रूप से जो मेघालय का पठार है वो हिमालय का हिस्सा नहीं है जैसा कि ज्यादातर लोग सोचते हैं। ये असल में प्रायद्वीपीय पठार का ही एक एक्सटेंशन है, एक बढ़ा हुआ भाग है जो बीच में मालदा गैप बनने की वजह से मुख्य पठार से अलग हो गया। कमाल है। अच्छा, अब मैकाल श्रेणी पर आते हैं। मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जहां से नर्मदा और सोन नदियां निकलती हैं? ए धूपगढ़, बी अमरकंटक, सी सिद्ध बाबा या डी चूलगिरी। इसका जवाब है बी, अमरकंटक। अमरकंटक। जी, अमरकंटक मैकाल पर्वतमाला की एक बहुत ही महत्वपूर्ण चोटी है। यहाँ से नर्मदा और सोन नदी जैसी बड़ी नदियां निकलती हैं। ये एक अर्ध अपवाह या जिसे हम रेडियल ड्रेनेज कहते हैं उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। मतलब एक ही पॉइंट से नदियां अलग-अलग दिशाओं में निकलती हैं, जैसे एक पहिए की तीलियां। पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? ए मालाबार तट, बी कोरोमंडल तट, सी कोंकण तट या डी उत्तरी सरकार। इसका सही जवाब है सी, कोंकण तट। कोंकण तट। हाँ, देखिए, भारत का जो पश्चिमी तट है उसे कई भागों में बांटा गया है। दमन से लेकर गोवा तक का जो उत्तरी हिस्सा है उसे कोंकण तट कहते हैं। और उसके दक्षिण में? उसके दक्षिण में कर्नाटक के तट को कनेरा तट और फिर केरल के तट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 11। कथन ए है, हिमालय पर्वत श्रृंखला को युवा वलित पर्वत यानी कि यंग फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है, और कथन बी, हिमालय का निर्माण टेथिस सागर के मलबे में वलन मतलब फोल्डिंग पड़ने के कारण हुआ है। आपके विकल्प हैं ए, कथन ए और बी दोनों सही हैं और बी ए की सही व्याख्या करता है, बी कथन ए और बी दोनों सही है लेकिन बी ए की सही व्याख्या नहीं करता है, सी कथन ए सही है लेकिन बी गलत है, और डी कथन ए गलत है लेकिन बी सही है। तो इसका सही उत्तर है ए। जी, दोनों कथन एकदम सही है और कथन बी जो है वो कथन ए की बिल्कुल सही वजह बताता है। देखिए, भूगर्भीय दृष्टि से मतलब जियोलॉजी के हिसाब से हिमालय का बनना एक बहुत ही हाल की घटना है, इसीलिए इसे युवा कहते हैं। अच्छा, मतलब पृथ्वी की उम्र के हिसाब से ये नया है। बिल्कुल, और इसका निर्माण हुआ था टेथिस नाम के एक पुराने सागर के अवसादों यानी मलबे पर जबरदस्त दबाव पड़ने से। इससे उसमें मोड़ या वलन पड़ गए और इसीलिए इसे युवा वलित पर्वत कहते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 12। कथन ए, प्रायद्वीपीय पठार को भारत का सबसे स्थिर भूभाग माना जाता है, और कथन बी, प्रायद्वीपीय पठार मुख्य रूप से प्राचीन आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से बना है। विकल्प वही हैं ए, बी, सी और डी। जी, इसका भी सही उत्तर ए ही है। अच्छा, इसका भी ए है? हाँ,
ये भी बिल्कुल सही है। प्रायद्वीपीय पठार जो है वो प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और इसकी जो चट्टानी संरचना है वो बहुत ही कठोर और पुरानी है। इसमें ज्यादातर आग्नेय और कायांतरित चट्टानें हैं। तो इसी मजबूती की वजह से ये स्थिर है। एग्जैक्टली। इसी कठोर संरचना के कारण ये टेक्टोनिक रूप से बहुत स्थिर है और यहाँ पे भूकंप जैसी गतिविधियां बहुत कम होती हैं। समझ गई। अब आता है प्रश्न संख्या 13। कथन ए, उत्तर भारत के विशाल मैदानों में तराई क्षेत्र दलदली और वनाच्छादित होता है। कथन बी, तराई क्षेत्र में भाबर में लुप्त हुई नदियां पुनः धरातल पर प्रकट हो जाती हैं। ये भी एक बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। इसका सही उत्तर है ए जी। होता यह है कि जब नदियां पहाड़ों से उतरकर भाबर नाम के इलाके में आती हैं तो वो बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों के नीचे से बहने लगती हैं। मतलब ऊपर से लगता है कि नदी गायब हो गई। अच्छा, लुप्त हो जाती हैं। हाँ, और इसकी ठीक बाद जब ये नदियां तराई क्षेत्र में पहुंचती हैं तो वो सारा पानी वापस जमीन की सतह पर आ जाता है और इसी वजह से ये पूरा क्षेत्र बहुत नम और दलदली हो जाता है, जो घने जंगलों के उगने के लिए आप कह सकते हैं कि एक आदर्श स्थिति है। बहुत अच्छे। चलिए अब प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। कथन ए, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचे और निरंतर मतलब कंटिन्यूअस हैं। कथन बी, प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश बड़ी नदियां पश्चिमी घाट से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो क्या लगता है? ये थोड़ा ट्रिकी है। यहाँ पर सही उत्तर होगा बी मतलब दोनों सही हैं पर व्याख्या सही नहीं है। बिल्कुल। यहाँ दोनों कथन अपने अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन एक दूसरे की वजह नहीं बताते। पश्चिमी घाट सच में ज्यादा ऊंचे और एक लगातार श्रृंखला है, जबकि पूर्वी घाट को नदियों ने जगह जगह से काट दिया है। और दूसरा कथन भी सही है कि ज्यादातर बड़ी नदियां पश्चिमी घाट से ही निकलती हैं, लेकिन वो बंगाल की खाड़ी में इसलिए गिरती हैं क्योंकि पूरे प्रायद्वीपीय पठार का ढलान ही पूर्व की ओर है, सिर्फ इसलिए नहीं कि पश्चिमी घाट ऊंचे हैं। अच्छा, तो ढलान मुख्य कारण है। जी ठीक है। अब है प्रश्न संख्या 15। कथन ए, अरावली पर्वत श्रेणी को अवशिष्ट पर्वत यानी रेलिक्ट माउंटेन्स माना जाता है। और कथन बी, अरावली श्रेणी का अत्यधिक अपरदन मतलब इरोजन हुआ है, जिससे इसकी ऊंचाई बहुत कम रह गई है। ये तो एक क्लासिक उदाहरण है। इसका सही उत्तर है ए। हाँ, ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। सबसे पुरानी में से एक? जी। एक जमाना था जब ये भी हिमालय की तरह एक विशाल वलित पर्वत हुआ करती थी, लेकिन लाखों करोड़ों वर्षों के दौरान हवा और पानी से हुए अपरदन के कारण ये पूरी तरह घिस गई है। अब जो बचा है वो सिर्फ एक अवशेष है। वाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16। कथन ए, हिमालय की दक्षिणी ढलानों पर वनस्पति सघन पाई जाती है, जबकि उत्तरी ढलानें शुष्क हैं। कथन बी, हिमालय की दक्षिणी ढलानें अधिक वर्षा प्राप्त करती हैं और वहां धूप की अवधि लंबी होती है। जी, तो यहां पर सही जवाब है ए। ये जलवायु के प्रभाव को बहुत अच्छे से दर्शाता है। अच्छा। होता यह है कि जो मानसूनी हवाएं हैं वो भारत की तरफ से आती हैं और वो हिमालय की दक्षिणी ढलानों से टकराकर वहीं पर अपनी सारी बारिश कर देती हैं। साथ ही दक्षिण की ओर मुख होने के कारण इन ढलानों को सूरज की रोशनी भी ज्यादा मिलती है और इसी वजह से वहां घने जंगल हैं। बिल्कुल। जबकि उत्तरी ढलानें जो हैं वो वर्षा और धूप की कमी के कारण काफी शुष्क रह जाती हैं। स्पष्ट है। अब है प्रश्न संख्या 17। ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कथन ए, मेघालय का पठार हिमालय पर्वत श्रृंखला का एक विस्तार है। कथन बी, मेघालय का पठार मालदा गैप द्वारा मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग होता है। ये एक आम गलतफहमी पर आधारित सवाल है। इसका सही उत्तर है डी। मतलब ए गलत है लेकिन बी सही है। जी बिल्कुल। कथन ए गलत है। मेघालय का पठार, जिसे शिलांग पठार भी कहते हैं, वो हिमालय का हिस्सा नहीं है। ये असल में मुख्य प्रायद्वीपीय पठार का ही पूर्वी विस्तार है। और कथन बी सही है कि ये प्रायद्वीपीय पठार से मालदा गैप नाम की एक भ्रंश घाटी के कारण अलग हो गया है। ये तो बहुत ही रोचक जानकारी है। चलिए प्रश्न संख्या 18 पर आते हैं। कथन ए, लद्दाख के पठार को भारत का ठंडा मरुस्थल यानी कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। और कथन बी, लद्दाख का पठार हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र मतलब रेन शैडो एरिया में स्थित है। इसका सही उत्तर है ए।
ए। हाँ, ये बिल्कुल सही है। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान इसीलिए कहते हैं क्योंकि हिमालय पर्वत जो है वो मानसूनी हवाओं के लिए एक दीवार की तरह काम करता है। अच्छा। ये हवाएं हिमालय को पार नहीं कर पाती, जिससे लद्दाख तक नमी पहुंच ही नहीं पाती और वहां बहुत कम बारिश होती है। इसी क्षेत्र को वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। समझ गई। अब संख्या 19। कथन ए, नर्मदा और ताप्ती नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती हैं। कथन बी, ये नदियां कठोर चट्टानों वाली भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली से होकर बहती हैं, जिससे अवसादों की मात्रा कम होती है। जी, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। इसका सही उत्तर है ए। तो बी ए का सही कारण है? बिल्कुल। देखिए, डेल्टा बनाने के लिए नदी को अपने साथ बहुत सारा मलबा या अवसाद लाना होता है, लेकिन नर्मदा और ताप्ती एक भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, जहां की चट्टानें बहुत ज्यादा कठोर हैं। इस वजह से वे ज्यादा मलबा काट नहीं पाती। साथ ही उनका वेग भी काफी तेज होता है। इसलिए वे डेल्टा की जगह एस्चुअरी यानी ज्वारण नदमुख बनाती हैं। बहुत बड़ी। संख्या 20। कथन ए, पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़े हैं। और कथन बी, पूर्वी तट पर बड़ी नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सब विस्तृत डेल्टा बनाती हैं। तो इसका सही उत्तर है ए। ए यानी दोनों सही हैं और बी सही व्याख्या है। जी, कथन बी कथन ए का एकदम सटीक कारण है। पूर्वी तट पर बहने वाली ये जो बड़ी नदियां हैं, ये अपने साथ भारी मात्रा में मलबा लाती हैं और समुद्र में मिलने से पहले बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं। और इसी डेल्टा निर्माण और मलबे के जमाव के कारण लाखों सालों में पूर्वी तटीय मैदान ज्यादा चौड़े हो गए हैं, जबकि पश्चिमी तट जो है वो तीव्र ढाल वाला और काफी संकरा है। दक्कन ट्रैप के बारे में दो कथन हैं, उन पर विचार कीजिए। आई, इसका निर्माण क्रिटेशियस काल के अंत में दरारी उद्भेदन से हुआ था। और आई, यहाँ की बेसाल्टिक चट्टानें समय के साथ काली मिट्टी यानी रेगुर मिट्टी में बदल गई। आपके विकल्प हैं ए केवल आई, बी केवल आई, सी आई और आई दोनों, या फिर डी न तो आई और न ही आई। तो देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और इसका सही जवाब है सी, आई और आई दोनों। दोनों कथन सही हैं। जी हाँ, दोनों। दक्कन ट्रैप का निर्माण, जैसा पहले कथन में कहा गया है, वो क्रिटेशियस पीरियड के अंत में एक बहुत बड़े फिशर इरप्शन मतलब दरारी उद्भेदन से हुआ था। अच्छा, तो ये किसी एक ज्वालामुखी के फटने जैसा नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ऐसा था कि जमीन में एक बहुत बड़ी दरार पड़ गई और उससे लावा हजारों सालों तक धीरे धीरे बहता रहा, परत दर परत जमता रहा। और इसी से फिर वो काली मिट्टी बनी, जो दूसरा कथन है। बिल्कुल। वो जो लावा था वो बेसाल्टिक था। लाखों सालों तक मौसम की मार से, मतलब हवा पानी से, वो चट्टानें टूटने लगीं, जिससे हम अपक्षय या वेदरिंग कहते हैं। और उसी से बनी ये काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, जो कपास की खेती के लिए जानी जाती है। एकदम सही। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। हिमालय की श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाना है। विकल्प हैं ए लद्दाख काराकोरम जास्कर पीर पंजाल, बी काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल, सी जास्कर लद्दाख काराकोरम पीर पंजाल और डी काराकोरम जास्कर लद्दाख पीर पंजाल। ये क्रम अक्सर कंफ्यूज करता है, लेकिन इसे याद रखना बहुत जरूरी है। इसका सही जवाब है बी, काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल। बी ठीक है। जी, सबसे उत्तर में, मतलब सबसे ऊपर है काराकोरम श्रेणी, जो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, जहां केटू चोटी है। बिल्कुल। फिर उसके दक्षिण में आती है लद्दाख श्रेणी, फिर जास्कर, और इन सब के बाद आती है मध्य हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी। तो क्रम है काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल। समझ गया। अगला सवाल, मालदा गैप किन दो भौगोलिक क्षेत्रों को अलग करता है? ए हिमालय और शिवालिक, बी अरावली और विंध्याचल, ये बड़ा मजेदार सवाल है। सी प्रायद्वीपीय पठार और मेघालय का पठार, या डी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। इसका सही जवाब है सी, प्रायद्वीपीय पठार और मेघालय का पठार। अच्छा, मुझे लगा था मेघालय का पठार तो हिमालय का हिस्सा होगा। यही तो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। भूवैज्ञानिक रूप से मेघालय का पठार, मतलब वो गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां, वो असल में प्रायद्वीपीय पठार का ही एक पूर्वी हिस्सा है। तो ये अलग कैसे हो गया? इनके बीच की जमीन का एक बड़ा हिस्सा नीचे धंस गया, एक फॉल्ट बन गया।
इसी धसे हुए हिस्से को मालदा गैप कहते हैं। बाद में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों ने इसे अपनी लाई हुई मिट्टी से भर दिया। इसीलिए इसे राजमहल गारो गैप भी कहते हैं ना? एकदम सही, क्योंकि ये पश्चिम में राजमहल की पहाड़ियों को पूर्व में गारो की पहाड़ियों से अलग करता है। वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प जानकारी थी। चलिए अब चौथे प्रश्न पर आते हैं। पालघाट दर्रा या पलक्काट गैप किन दो राज्यों को जोड़ता है? ए महाराष्ट्र और गुजरात, बी केरला और तमिलनाडु, सी कर्नाटक और केरल, या डी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश? पालघाट दर्रा पश्चिमी घाट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पास है और ये जोड़ता है केरल और तमिलनाडु को। तो सही जवाब है बी। बी केरला और तमिलनाडु। जी, ये पश्चिमी घाट की लगभग निरंतर दीवार में एक बड़ा सा गैप है। ये उत्तर में नीलगिरी की पहाड़ियों और दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच में है। और इसी से होकर केरल और तमिलनाडु के बीच ज्यादातर ट्रैफिक और व्यापार होता है। बिल्कुल, ये एक तरह से जीवन रेखा है दोनों राज्यों के बीच परिवहन के लिए। ठीक है, पांचवा सवाल। पश्चिमी तटीय मैदानों में कयाल क्या हैं? क्या ये ए लैगून झीलें हैं, बी रेत के टीले हैं, सी उपजाऊ मैदान हैं, या डी प्रवाल भित्तियां हैं? कयाल, ये शब्द सुनते ही केरल की याद आती है। हाँ, बैकवाटर्स। जी, और ये असल में लैगून झीलें हैं। तो सही जवाब है ए। ये खारे पानी की झीलें हैं जो समुद्र के समानांतर होती हैं। समुद्र से ये रेत की एक पतली सी पट्टी से अलग रहती हैं। और ये पर्यटन के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं, खासकर वो बोट रेस के लिए। हाँ, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इन्हीं कयालों में होती है। और वेम्बनाड झील, जो भारत की सबसे लंबी झील है, वो भी एक कयाल का ही बेहतरीन उदाहरण है। बहुत खूब। अब आते हैं छठे सवाल पर। उत्तर भारत के मैदान में खादर क्षेत्र के बारे में क्या सच है? ए यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना है, बी यहां हर साल बाढ़ का नया पानी और उपजाऊ मिट्टी पहुंचती है, सी यह कृषि के लिए अनुपयुक्त है, या डी यह कंकड़ पत्थरों से भरा क्षेत्र है। खादर और बांगर, इसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है। हाँ, इसीलिए ये सवाल जरूरी है। तो देखिए, खादर का मतलब है नई जलोढ़ मिट्टी। तो इसका सही जवाब है बी, यहाँ हर साल बाढ़ का नया पानी और उपजाऊ मिट्टी पहुंचती है। तो ये बहुत उपजाऊ होता होगा? बहुत ज्यादा, क्योंकि ये नदियों के बिल्कुल पास का इलाका होता है। हर साल बाढ़ के साथ मिट्टी की एक नई परत बिछ जाती है, जिससे इसकी उर्वरता बनी रहती है। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र होता है, उसे बांगर कहते हैं। खादर नया, बांगर पुराना, अब याद रहेगा। बिल्कुल। सातवां प्रश्न। डंकन दर्रा या डंकन पैसेज किसके बीच स्थित है? ए उत्तर और मध्य अंडमान, बी दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान, सी कार निकोबार और महान निकोबार, या डी लक्षद्वीप और मिनिकॉय? ये दर्रे और चैनल्स बड़े महत्वपूर्ण हैं। डंकन पैसेज जो है वो अंडमान द्वीप समूह में है और ये अलग करता है दक्षिण अंडमान को छोटा अंडमान से। तो सही उत्तर है बी। बी दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान। जी, दक्षिण अंडमान वही द्वीप है जहां राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और उसके दक्षिण में है लिटिल अंडमान। इन दोनों के बीच के समुद्री रास्ते को ही डंकन पैसेज कहते हैं। ठीक है, अब आठवें सवाल पर आते हैं। ये सतपुड़ा श्रेणी के बारे में दो कथन हैं। आय, यह एक ब्लॉक पर्वत है, और आय इसके उत्तर में नर्मदा और दक्षिण में ताप्ती की भ्रंश घाटियां हैं। विकल्प हैं ए केवल आय, बी केवल आय, सी आय और आय दोनों, डी न तो आय और न ही आय। सतपुड़ा प्रायद्वीपीय भारत का एक बेहतरीन उदाहरण है और यहाँ भी दोनों कथन सही हैं। जवाब है सी, आय और आय दोनों। तो ये ब्लॉक माउंटेन क्या होता है? ब्लॉक पर्वत तब बनता है जब दो दरारों के बीच का जमीन का हिस्सा ऊपर उठ जाए। इसे हॉर्स्ट भी कहते हैं। अच्छा, सतपुड़ा के साथ यही हुआ है। इसके उत्तर में एक भ्रंश घाटी है जिसमें नर्मदा नदी बहती है और दक्षिण में एक और भ्रंश घाटी है जिसमें ताप्ती बहती है। और इन दोनों घाटियों के बीच में सतपुड़ा एक उठे हुए ब्लॉक की तरह खड़ा है। ये तो कमाल है। मतलब दोनों नदियों ने इसे दोनों तरफ से घेर रखा है। बिल्कुल। नौवां सवाल ये थोड़ा टेक्निकल है। हिमालय में सिंधु सांगपो सचर जोन किसे अलग करता है? विकल्प हैं ए ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को, बी महान हिमालय और मध्य हिमालय को, सी मध्य हिमालय और शिवालिक को, या डी शिवालिक और उत्तरी मैदान को। हाँ, ये भूविज्ञान का एक बहुत ही मूल सवाल है। सिंधु सांगपो सचर जोन, जिसे ITCSZ भी कहते हैं,
ये वो लाइन है यहाँ इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर हुई थी। अच्छा, तो ये एक तरह की सिलाई है। आप कह सकते हैं, और ये अलग करती है ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से। तो सही जवाब है ए। ट्रांस हिमालय और महान हिमालय। जी, ये एक तरह से वो निशान है जो उस महाद्वीपीय टक्कर से बना था जिससे हिमालय का जन्म हुआ। बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट है ये। चलिए अब आज के आखिरी सवाल पर आते हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है। ए, ये प्रवाल भित्तियों से निर्मित है। बी, इसकी राजधानी कवरत्ती है। सी, यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। या डी, 11 डिग्री चैनल इसे 2 भागों में बांटता है। इस सवाल में एक प्याज है, एक धोखा है। क्या है वो? इसका जवाब है सी, यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह कथन गलत है। अच्छा, तो लक्षद्वीप बंगाल की खाड़ी में नहीं है? नहीं, लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में तो अंडमान और निकोबार है। ओह हाँ, ये तो बेसिक ज्योग्राफी है। जी, बाकी तीनों बातें सही हैं। ये प्रवाल यानी मूंगे की चट्टानों से बना है। इसकी राजधानी कवरत्ती है और 11 डिग्री चैनल इसे मोटे तौर पर 2 भागों में विभाजित करता है। तो एक छोटी सी चूक और सवाल गलत हो सकता था। बिल्कुल। तो ये थे हमारे आज के 10 सवाल। प्राचीन लावा के पठार से लेकर महाद्वीपों की टक्कर से बने हिमालय तक, और फिर जीवों द्वारा बनाए गए द्वीपों तक। भारत का भूगोल वाकई एक जीती जागती कहानी है। और ये कहानी आज भी लिखी जा रही है। हिमालय आज भी ऊपर उठ रहा है। नदियां आज भी मैदानों को नया आकार दे रही हैं। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल। और आज की इस बातचीत के बाद मुझे लगता है कि हम सब अपनी जमीन को एक नए नजरिए से देखेंगे। खैर, आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर याद दिलाना चाहूंगा, द नॉलेज नेक्सस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम जल्द ही मिलेंगे एक और ज्ञानवर्धक सत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।